जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? ये हमारी 14वीं क्लास है कम्युनिकेशन की। और आज का जो टाइटल है वो बहुत ही दिलचस्प है। और टाइटल ये है कि वो कौन से जुमले हैं जो हमारी कम्युनिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा करते हैं, बड़े नेगेटिव होते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी फसाद पैदा होते हैं, जितने भी झगड़े पैदा होते हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने भी कोई ख्यालात का टकराव होता है, वो सारे का सारा जो है ज़ुबान की वजह से होता है। कोई एक आध लफ्ज़ होता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है ना बिगड़ जाती हैं, और एक आध लफ्ज़ होता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। तो अल्फाज जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। बल्कि कहते हैं कि ज़ुबान एक ऐसा उज़्व है इंसान का कि जिसके अंदर हड्डी नहीं होती। ये तो ज़ाहिर ऑब्वियस है, पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा कि ज़ुबान एक ऐसा उज़्व है इंसानी जिस्म का जिसके अंदर हड्डी नहीं होती। लेकिन इसकी वजह से इंसान की सारी हड्डियां टूट सकती हैं, क्योंकि जब आप गलत चीज़ बोलेंगे और गलत वक्त पे बोलेंगे तो दूसरा आदमी आपकी सारी हड्डियां तोड़ देगा। तो एक ऐसा उज़्व जिसके अंदर हड्डी नहीं है वो आपकी हड्डियां तोड़वा सकती है। तो ज़ुबान इस कदर इम्पॉर्टेंट है। अब ना हमारी जो डेली जो लाइफ है ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अनइंटेंशनल, माज़ा चाहता हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर हो तो ये थोड़ा सा कैमरा हिलता रहेगा, तो अनइंटेंशनल जो है ना वो हम कुछ अल्फाज जो है दोहराते रहते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी ख़राब होती है, लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। अब वो अल्फाज क्या हैं? मैं उर्दू ज़बान के अल्फाज कुछ आपके सामने रखूँगा, और अगर आप उनको अवॉइड करना शुरू करें और कुछ फ़िक्रें हैं जिनको आप अवॉइड करना शुरू करें, तो उससे आपके जो मसाइल हैं वो बहुत कम होना शुरू हो जाएंगे। एक तो एक लफ्ज़ है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा फसाद पैदा करने वाला लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है वरना। जब हम वरना कहते हैं ना तो वहाँ से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। मसलन मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं कहते हैं जी मेरी तनख्वाह में इजाफा कर दें वरना। अब ये जो वरना है ना दूसरे आदमी के दिल पे लगेगा। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ बंदे से रिक्वेस्ट करें कि जी सर मेरी जो है सैलरी कम है, मेरे अखराजात ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, तो आप देख लें अगर मुमकिन हो, मुझे अंदाज़ा है आपके मसाइल का भी, लेकिन अगर आप देख लें अगर मुमकिन हो सके मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। अब देखें ये है। अब इसके मुकाबले में मैं एक पूरा फ़िक्रा बोलता हूँ, जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात बड़े ख़राब हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सारी रात मैं जागता रहता हूँ, बिजली जो है वो है नहीं, पंखा जो है मैं ख़रीद नहीं सकता, माँ मेरी बीमार है, आप मेरी तनख्वाह में इजाफ़ा करें वरना। अब ये जो वरना है ना, इसके बाद आपका जो एक डिबेट है ना वो बड़ी हॉट होनी शुरू हो जाएगी, बड़े मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें साथ साथ ठीक कर रहा हूँ, तो आपने ज़रा माज़रत चाहता हूँ, आपने माइंड नहीं करना। तो वो जो है ना इससे फिर मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो लफ्ज़ वरना जो है आपने कोशिश करनी है कि ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यहाँ से फिर गेम जो होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से फिर लड़ाई झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है। आज आप ज़रा लफ्ज़ वरना जो है ना उसके ऊपर ज़रा तवज्जो देनी शुरू करें, आपको मसला ये समझ आ जाएगा सारा कि सोसाइटी के अंदर लड़ाई क्यों हो रही है। एक चीज़ ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम वरना कहते हैं ना तो एक धमकी है, इसके अंदर एक धमकी है। तो वार्निंग जैसे होती है, वार्निंग है, जहाँ पे वार्निंग होगी, जहाँ पे थ्रेट होगी, जहाँ पे धमकी होगी, तो क्या करेगा दूसरा आदमी? फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो आपके साथ हीटेड डिबेट करेगा। तो अगर आप हीटेड डिबेट से बचना चाहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक तो अपने सामने दीवार के ऊपर या अपनी डायरी के ऊपर लिख लें कि आज से मैंने वरना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, और मैंने उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी और लफ्ज़ के साथ जो पोलाइट जो है लफ्ज़ उसके साथ। एक चीज़। दूसरा ये है कि तुम मुझे जानते नहीं। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया हुआ है। आप भी देखेंगे कि जब एक बॉस ये कहता है ना कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल ही अल्लाह ताला बन गया है, या उसने अपने आप को बहुत ही अपर रख लिया हुआ है, और वो जो कहना शुरू हो गया तुम मुझे जानते नहीं हो, तो ये यहाँ से एक फसाद पैदा हो जाता है। तो दूसरा आपने ज़िंदगी में ये फ़िक्रा नहीं बोलना तुम मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर फुल थ्रेट है, इसके अंदर थ्रेट भी है, इसके अंदर हेट भी है, इसके अंदर बुग़्ज़ भी है, इसके अंदर एक तकब्बुर भी है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तो अब अगर आपने ये तुम मुझे जानते नहीं हो, इसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल लिया तो सुख जो होंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अभी आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ ये फ़िक्रा बोला जाता है तुम मुझे जानते नहीं हो, वहाँ वहाँ फसाद होता है, वहाँ वहाँ मसाइल पैदा होते हैं, वहाँ वहाँ इशू पैदा हो जाता है। ये जो चीज़ है ना ये भी
हमेशा हमारी कन्वर्सेशन को, हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी डेली लाइफ को तंग करती है। तो दूसरा लफ्ज़ या फ़िक्रा जो है ना वो ये है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ये आपने ज़िंदगी से निकाल देना है। और तीसरा जो है ना मैं, ये जो मैं की तकरार होती है ना, ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार ये मैं करके ना आप इंसान से बकरी बन गए। बकरी जो होती है ना वो मैं और या बिल्ली जो है मियो मियो बहुत ज़्यादा करती है। तो जब मैं जब आप कहेंगे ना, इससे भी ज़रा मामला जो हैं ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे ना एक साहब थे, मैं उनका हवाला आपको देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़ाहिर बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, तो उनके साथ ना उनकी मुलाकात थी इनकी, और ये पॉलिटिशियन थे और ये सियासतदान थे, और ये पहले मुस्लिम लीग के अंदर होते थे, अब ये पीपल्स पार्टी के अंदर आना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, कहने लगे जब मैं उनके पास भुट्टो साहब के पास गया, तो अब मैं नाम पहले बता दूँ तो इनका नाम है चौधरी अनवर अजीज़ साहब। ये जो दानियाल अजीज़ साहब है ना, ये पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, उनके वालिद हैं। तो चौधरी अनवर अजीज़ साहब का मैंने ये एक इंटरव्यू देखा, तो उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये वाक़या बयान किया था। उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात थी, और मैं जब उनके पास बैठा तो मैंने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि भुट्टो साहब क्योंकि अनापसंद है और अनापरस्त हैं। तो जो अनापरस्त होता है उसके सामने जब कोई कहा जाए ना कि मैं का जिक्र करे तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तो उसके बजाय मैंने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं उनको कह रहा था कि सर हम मिल के ये कर सकते हैं, हम आपके साथ मिल के ये कर सकते हैं। और जहाँ मैंने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ मिल के सर मैं ये कर सकता हूँ। तो अब देखिए पूरी हैयत ही चेंज हो गई। अब अगर मैं कहता हूँ जी मैं आपके साथ मिल के ये कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूँ जी कि हम मिल के ये कर सकते हैं, या आपके साथ मिल के मैं ये कर सकता हूँ, तो देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके अंदर। जब आप ये कहेंगे ना जी मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना जो हाथ है उसको दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास सब कुछ है। तो एक तो जब मैं का लफ्ज़ है ना सर, इसको आपने निकालना है कन्वर्सेशन के दौरान, और अगर आपने इस्तेमाल करना है मैं, तो उसको आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करना है। और आजिज़ी के साथ इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? वो तरीका यही है जो अनवर अजीज़ साहब ने किया था। उन्होंने कहा जी आपके साथ मिल के मैं ये कर सकता हूँ। अब देखिए पूरा सिनेरियो बदल गया। और मैं अगर ये कहूँगा जी मैं आपके साथ मिल के ये कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, आप सेकंड नंबर पे चले गए। तो इससे भी कन्वर्सेशन जो होगी ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बन जाते हैं। कि मसलन एक साहब थे यहाँ पे, अभी वो सवाल कर रहे थे कि जी वालिद साहब के साथ, या फिर घर में एक आदमी बहुत अथॉरिटेरियन है तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। उसके साथ ऐसे ही डील करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए जी कि एक तो आपने बहुत कुछ किया और मैं जो है ना उसका शुक्रगुजार हूँ, मेहरबान, आपकी मेहरबानी है, मैं दिल से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। और उसके बाद ये है कि आपके साथ मिलके मैं ये कर सकता हूँ, आपके पीछे रह के मैं ये कर सकता हूँ, आपके साथ साथ मैं ये कर सकता हूँ, आप अगर चाहेंगे तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये देखें सारा सिनेरियो बदल जाएगा। तो वो जो अथॉरिटेरियन है ना आपके घर के अंदर, आप उनके साथ इस तरह डील करना शुरू करें, आपको रिजल्ट हैरान कर देगा। एक जी चौथी चीज़ ये है कि हम ना शिकवा बहुत ज़्यादा करते हैं और शुक्र करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जहाँ पे शिकवा है वहाँ पे शुक्र होना चाहिए, और जहाँ पे शुक्र है वहाँ पे शिकवा नहीं होना चाहिए। मसलन अल्लाह ताला से शिकवा करेंगे तो शुक्र को फिर डैमेज कर लेंगे हम। जो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जो उसकी नेमतें हैं, उसको तो फिर हम मुस्तरद कर देंगे। तो हम ना शिकवा बहुत ज़्यादा करते हैं लाइफ के अंदर, हमेशा ही करते हैं। आप देखिएगा सड़क के ऊपर भी, गलियों के अंदर भी, घरों के अंदर भी, कि आपने हमारे साथ किया क्या है, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, आपने ये क्या कर दिया। तो शिकवा बहुत ज़्यादा, ये जो शिकवे वाले लफ्ज़ जितने भी हैं ना, ये हमारे रिलेशंस को और हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो शिकवे को रिप्लेस करने आपने शुक्र के साथ या शुक्रिया के साथ। अब ये क्या, मतलब कन्वर्सेशन में मैं आपको तरीका बताता हूँ। मतलब फ़र्ज़ करें आप सबॉर्डिनेट है और आपने अपने बॉस के पास जाना है, तो बॉस के पास पहले तो उसको प्लीज़ करें ना आप। अब प्लीज़ क्या है, वो एक स्ट्रेस के अंदर है, टेंशन के अंदर है, एंग्जाइटी के अंदर है, पता नहीं उसके साथ साथ क्या क्या बेचारे के साथ हुआ है, क्या क्या उसके साथ हो रहा है और क्या क्या उसने आइंदा करना है। ये सारी चीज़ें ज़रा इमेजिन करें। फिर ये है कि अगर उसके पास 30 मुलाजम है, 40 मुलाजम है, 50 मुलाजम है, तो 30, 40, 50 मुलाजमों की तनख्वाहों का बंदोबस्त करना है उसने हर महीने। फिर उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का उसने बंदोबस्त करना है, फिर उनके खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त करना है। और ये है कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए सबको, गर्मी के अंदर पंखा चलना चाहिए, उसका ठंडा पानी मिलना चाहिए, उनको वक्त पे खाना मिलना चाहिए और खाना भी सेहतमंद होना चाहिए। या फिर
लोगों को मेडिसिन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए वो कितनी एफर्ट करता है बेचारा, ताकि उसके जो मुलाजमीन हैं या उसके जो घर वाले हैं वो ईजी रह सकें। लेकिन अब जब घर वाले मिलते हैं और जब मुलाजमीन मिलते हैं तो वो बजाय इसके कि उसकी एफर्ट का शुक्रिया अदा करें, वो फौरी तौर पे ना शिकवा करना शुरू कर देते हैं। सर ये देखें कल से कूलर ख़राब है, सर ये इस कूलर के अंदर कोई पानी नहीं डाल रहा, सर देखें मेरा वाशरूम भी बड़ा गंदा है जिन्होंने साफ़ ही नहीं किया, सर देखें जो खाना है वो सही नहीं बनता, वो उसके अंदर वो जो आयल बहुत ज़्यादा होता है, सर ये मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, सर ये जो यहाँ पे तरकारी ज़्यादा बनती है, गोश्त तो बनाता ही नहीं कोई। तो अब ये देखें सारे शिकवे, जी मैं बारिश में बैठा हूँ, यहाँ पे छतरी नहीं है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है सर, तो यहाँ किसी ने बंदोबस्त ही नहीं किया कि मुझे धूप लगती है तो मैं उससे कैसे निकल सकता हूँ, सर मैं मोटर बाइक पे आता हूँ और बड़ी ही रास्ते में तकलीफ़ होती है, सर मेरी गाड़ी बड़ी छोटी है। अब देखिए ये सारे शिकवे हैं, सारी शिकायतें हैं। तो जब आप शिकवे से बात स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ये समझें कि आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि दूसरा बंदा आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपने शिकवे से स्टार्ट कर लिया ना। अब सबसे पहले तो आपको शुक्रिया से स्टार्ट करना चाहिए ना बंदे से। उसे कहना चाहिए सर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आप बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने ये भी किया, आपने हमारे लिए वो भी किया, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। तो इतना करके ना उसे प्लीज़ करें, कम से कम उसे फील तो हो ना कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो रजिस्टर्ड हो रहा है किसी न किसी जगह पे। अब वो रजिस्ट्रेशन जब हो जाए तो उसके बाद सर उससे रिक्वेस्ट करें सर कि ये एक छोटा सा इशू है, और उसके अंदर भी आप उसको धमकाएं नहीं, उससे रिक्वेस्ट करें, उसे कहें जी अगर ये हो सकता है, अगर आप ये आसानी से कर सकते हैं तो सर ये मेहरबानी करें, इससे मेरी लाइफ बड़ी पुरसकून हो जाएगी या मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आ जाएगी, अगर आप ये कर सकते हैं तो उसके ऊपर छोड़ें, आप थोड़ा सा उसको लीवरेज दें। फिर उसको ये ना करें कि जी ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये कर दिया है तो अब ज़रा ये एक धक्का और दे दें। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी उस आदमी को एक बिटर टेस्ट देगी। तो ये बिटर टेस्ट देने वाले जो अल्फाज हैं ना, उससे आपने निकलना है। तो शिकवे को रिप्लेस करना है आपने शुक्रिया का साथ, और अल्लाह ताला से जो है ना उसका भी जितने शिकवे और शिकायतें और जितनी दुआएं हैं ना, उसको हमने रिप्लेस कर देना शुक्र के साथ। तो उसका फिर आप असर देखिएगा, उसका इफेक्ट देखिएगा, आप हैरान ही रह जाएंगे। ये एक चीज़ है। दूसरा याद रखिएगा कि अल्फाज जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है, जितना हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंसान जो है ना अल्फाज को भूल जाता है, लेकिन जो रवैया होता है ना उसको कभी भी इंसान नहीं भूल सकता। तो आपने जब इनकार करना है या आपने किसी के साथ बात करनी है तो रवैया आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वो जब होगा तो उसका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम्युनिकेशन फिर गैप पैदा हो जाता है और कम्युनिकेशन के दरमियान बहुत ज़्यादा अफरा तफरी पैदा हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ ना हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम ना ये याद रखिएगा कि किसी भी आदमी के साथ कम्युनिकेट करना ना, सबसे जो बेहतरीन मीडियम है वो टेक्स्ट है। हमें सबसे पहले टेक्स्ट करना चाहिए। एक तो कोई ऑडियो बनाने से पहले और मुलाकात करने से पहले 3 स्टेप्स हैं। किसी भी बंदे से मुलाकात करनी है आपने, कोई भी इशू है उसका है या अपना है, तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट करना चाहिए। उससे टेक्स्ट करके पूछना चाहिए सर कि मैं आपको एक छोटा सा मैसेज करना चाहता हूँ, क्या मैं कर लूँ, या कौन सा राइट टाइम है जिसके ऊपर मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। तो जब वो बंदा कहेगा ना जी हाँ ठीक है आप बताएं क्या मसला है, फिर आप ऑडियो बना के ना छोटा मैसेज 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होने वाला मैसेज जो है ना वो, क्योंकि ये आदत भी आप अपनी डालें कि जब हमारा मैसेज लंबा हो जाता है तो दूसरा आदमी बोर हो जाता है, देख के उसे महसूस होता है कि इसके अंदर कोई इस टाइप की चीज़ होगी जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो वो वैसे ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो आपने वो नहीं करना। दूसरा जो स्टेप है ना इसके अंदर वो ये है कि आप फिर उसको ऑडियो मैसेज करें छोटा सा, फिर उसके अंदर रिक्वेस्ट करें कि सर अगर मुमकिन हो तो क्या इस मामले में मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। अब अगर वो बंदा ये मसला हल कर सकता हुआ तो वहीं पे वो आपकी ऑडियो मैसेज के ऊपर ही कर देगा। जब वो कर दे तो फिर मुलाकात के लिए आपने असरार नहीं करना उसके साथ, क्योंकि ज़ाहिर बेचारा मसरूफ़ होगा। और अगर वो उसके बाद टाइम दे तो फिर आपने उस टाइम पे उसके पास पहुंचना है, टाइम आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि आपने खुद उससे टाइम लिया हुआ है। और जाते ही आपने कहना सर कि मुझे ना सिर्फ 5 मिनट चाहिए या 4 मिनट चाहिए, और वो 4 या 5 मिनट जो है ना उसके अंदर अंदर आपने अपना मसला ख़त्म करना है। ज़्यादा बेहतर है कि खड़े खड़े आप उस मसले को कर लें, और अगर वो कहे कि बैठ जाएं तो उसे कहे जी बैठ जाता हूँ, लेकिन सर मैं 5 से या 4 से या 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। जब आप टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं ना सर, उससे भी आपका मसला हल हो जाता है, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन जो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। जब वो बात लंबी होती है ना तो उसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जिसके अंदर बंदा डिसाइड करता है कि मैंने इसका काम नहीं करना,
क्योंकि ये शुरू में आपने बात कर दी और उसके बाद को आपने लायानी किस्म की कोई बात कर दी और उससे उस बंदे का मूड ख़राब हो गया, तो उससे भी फिर वो फैसला करता है कि यार ठीक, इसको उठाओ, इसका काम नहीं करना। तो जितना मुख्तसर टाइम के अंदर आप बात करेंगे, आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि दूसरा आदमी पॉजिटिव रिस्पांस करे आपको। तो ये जो है ना सर, टेक्स्ट पहले करना है, फिर ऑडियो मैसेज करना है और उसके बाद फिर मीटिंग की बात करनी है। धड़ और मुंह उठा के ना दरवाज़ा खोल के मीटिंग के लिए नहीं चले जाना, क्योंकि हो सकता है आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा फंसा हो या उसका मूड ही इतना ऑफ हुआ हो कि आप जब जाएँ तो आपके गले पड़ जाए। तो इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है। ये भी एक ऐसी हरकत है जिससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और आखिरी चीज़ जो आज के लेक्चर में मैं बताना चाहता हूँ ये कि जब दो बंदे बात कर रहे हो ना सर, तो आप वहाँ पे तीसरे हो, तो उन दोनों की बात मुकम्मल होने दें, दरमियान में ना घुसें। मसलन दो आदमी बात कर रहे हैं, दोनों चाय पी रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे ना आके घुस जाते हैं उसके दरमियान। नहीं, आप एक साइड पे खड़े हो और जिस बंदे से आपने मुलाकात करनी है उससे हाथ के इशारे से सिर्फ इतना कह दें, तो वो खुद कहेगा कि ठीक है मैं आपको बुलाता हूँ। वो उधर बात कर दें, उसके बाद फौरी तो आप वहाँ पे खड़े रहें साइड पे, जो ही वो फारग होगा तो आपको बुला लेगा। तो उससे आपका जो इम्प्रेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। वरना अगर आप घुस जाएंगे ना दरमियान में, तो उससे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बनेंगे और कम्युनिकेशन भी कमज़ोर हो जाएगी और आपके लिए मसाइल भी बढ़ते चले जाएंगे। तो जनाब, आज का लेक्चर ये था, ये मैंने चीज़ें कुछ बताई आपको, कुछ आपको फ़िक्रे बताए कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो है ना उसके दरमियान रुकावट आती है और एक बिटर टेस्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो इसके ऊपर कोई भी सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ।